सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की जो है तानाशाही का फैसला जो है वो 5 मई को आने वाला है। मतलब कि 5 मई मतलब आज। आज जो है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की जो है एक दूसरे के प्रति तना-तनी का फैसला जो है आज होने वाला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी की गठबंधन सरकार मतलब केंद्र की सरकार जो है वक्फ बोर्ड पर वक्फ बाई यूजर और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किसका अधिकार होगा किसका नहीं होगा, इस पर फैसला जो है आज आने वाला है। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति में किसी अदर पर्सन को रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। इसलिए वक्फ बोर्ड जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड पर जब चर्चा हुई, वक्फ बिल लाया गया और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए जो है सरकार ने बिल लाया और सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया। उसके बाद जो है लोकसभा में भी जो है सरकार के पक्ष में अधिक वोट पड़े, इसके बाद राज्यसभा में भी सरकार के पक्ष में अधिक वोट पड़े, यहाँ तक कि विपक्षी सांसदों ने भी वक्फ बोर्ड पर जो है वक्फ बिल पर अपना वोट मत दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ओवैसी जैसे लोग जो हैं, ओवैसी जैसे सांसद जो हैं, उन्होंने जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है वक्फ बिल, उसके बाद क्या होता है कि ओवैसी जैसे सांसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देते हैं कि किसी गैर पर्सन को जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति में शामिल नहीं किया जाए, वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जाए। और सरकार चाहती थी कि वक्फ बाई यूजर जो था उस लाया गया कि उसमें जो है गैर मुस्लिमों को भी रखा जाए। और उसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है अगर कोई गांव में आकर कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसका एफआईआर जो है, उसका केस जो है वो जिलाधिकारी तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, उस पर डीएम एसपी विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी का फैसला जो है आज होने वाला है। केंद्र ने 25 अप्रैल को अपने जवाबी हलफनामे में वक्फ संशोधित कानून का बचाव किया और संसद की ओर से पारित कानून पर अदालत की ओर से किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में वक्फ बाई यूजर संपत्तियों के प्रावधान को भी सही ठहराया था। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान इस कानून के 2 पहलुओं पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि वह 5 मई तक 5 मई तक न तो वक्फ बाई यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करेगा और न ही केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच को यह भरोसा देते हुए कहा कि संसद की ओर से विचार विमर्श के बाद पारित कानून सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र ने केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की इजाज़त देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने के अलावा वक्फ बाई यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के अदालत के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर गौर किया और कहा कि पहले से रजिस्टर्ड या नोटिफिकेशन के जरिए घोषित वक्फ संपत्तियों जिनमें वक्फ बाई यूजर भी शामिल है को अगली सुनवाई तक न छेड़ा जाएगा और न ही डिनोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 1 सप्ताह का वक्त दिया था और मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सोमवार को 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनकी शीर्षक है वक्फ संशोधन एक्ट 2025 और इस मुद्दे पर अन्य संबंधित याचिकाओं के इस ग्रुप में एआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर एक याचिका भी शामिल है। अपने हलफनामे में 25 अप्रैल को केंद्र ने संशोधित कानून का बचाव किया और संसद की ओर से पारित कानून पर अदालत द्वारा किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया था। साथ ही वक्फ बाई यूजर संपत्तियों के प्रावधान को सही ठहराया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 1332 पेजों के जवाबी हलफनामे में पुराने वक्फ कानून के प्रस्तावों का हवाला दिया और कहा कि वक्फ बाई यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल
23 में अनिवार्य है। 23 से अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामलों को अछूता छोड़ते हुए मुसलमानों की जरूरी धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। सरकार ने दावा किया था कि कानून में 2013 के संशोधन के बाद भूमि 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही प्रोजेक्ट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का उपयोग आरोप लगाया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को खारिज करने का आग्रह किया है और इसे वास्तव में से चौंकाने वाला बताया कि 2013 के संशोधन के बाद औकाफ एरिया में 116% की वृद्धि हुई है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब पर दाखिल अपने हलफनामे में बोर्ड का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। बोर्ड की दलील है कि यह वक्फ संपत्तियों से जुड़ा मामला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरकार के हलफनामे को आंकड़े की हेराफेरी बताते हुए कहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी का दावा कर रही है, जो कि गलत है। बोर्ड ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिसने यह हलफनामा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। अपने जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर कोर्ट को गुमराह करने वाला हलफनामा दायर किया है। बोर्ड ने सरकार के इस दावे पर भी आपत्ति जाहिर की है कि 2013 के बाद सेंट्रल पोर्टल में दर्ज वक्फ प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वक्फ संशोधन एक्ट मामले में डीएमके ने भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार केंद्र के हलफनामे के जवाब में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में दावा किया गया है कि वक्फ विधेयक 2025 का पारित होना संसदीय नियम और प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। संसदीय नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में विचार विमर्श के दौरान समिति के मौजूद होने वाले विभाग लगभग 95% स्टेक होल्डर ने विधेयक का विरोध किया। शेष सिर्फ 5% ने विधेयक का समर्थन किया था। डीएमके ने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों के विवरण समिति के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। यह भी पारदर्शिता के स्थापित संसदीय मानदंडों का उल्लंघन है। जेपीसी रिपोर्ट का मसौदा सदस्यों को 28 जनवरी 2025 को ही वितरित किया गया था, जबकि 29 जनवरी 2025 को इस मामले पर फैसला होना था। जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी मानक संसदीय प्रक्रिया से परे हटने की मानसिकता को उजागर करने से कमेटी की सिफारिशों और विधेयक के पारित होने की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जिस समय और तरीके से विवादित विधायी कार्य किया वह विधायी पारदर्शिता, लोकतांत्रिक और विचार विमर्श और प्रतिक्रियात्मक निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांतों की अनदेखी को दर्शाता है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ किसी भी नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि अदालत इस मुद्दे पर 70 से ज़्यादा वादियों में सिर्फ 5 पर ही सुनवाई करेगी। केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को पिछले महीने नोटिफाई किया था, जिसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। विधेयक को लोकसभा ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। वहीं राज्यसभा में इसके 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। तो ये थे कि वक्फ संशोधन एक्ट वक्फ बाई यूजर को सरकार ने सही ठहराया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने इसके बाद 5 मई को जो फैसला देने वाले थे वो 5 मई को आज फैसला होने वाला है। इसके बाद ओवैसी जैसे और सारी पार्टियां जो है तमिलनाडु की पार्टियां हैं डीएमके, जिन्होंने इस पर हलफनामा दायर कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, हालांकि ऐसा होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कानून बन जाता है तो केंद्र का भी अधिकार होता है कानून बनाकर उसको जो है साबित कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार अरंगा लगाता है। किसी भी अगर बीजेपी की सरकार, गठबंधन की बीजेपी एनडीए की सरकार जब कोई बिल लाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अरंगा बन जाता है, जिस पर निशिकांत दुबे ने सवाल उठा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस के समय के ही ये जज हैं, इस पर भी कोलेजियम सिस्टम लागू करके इन्हें हटा दिया जाए ताकि जो है अच्छे जजों की बहाली हो जाए। इसलिए कि एक परिवार के जज जो हैं उसी का लुत्फ उठाते हैं, उसी का फ़ायदा उठाते हैं और वो मनमानी करने लगते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं तो कभी सरकार के पक्ष में जाते हैं। और ये सारे जो जज हैं वो कांग्रेस के समय के ही और कांग्रेस के ही नज़दीकी है।
जिसकी वजह से वो बीजेपी के नेताओं से उनकी पट नहीं रही है और बीजेपी जो कानून बना रही है वो उसमें अरंगा डाल रहा है और अरंगा डालने के बाद अगर कोई उस पर याचिका डाल देता है तो वो याचिका को स्वीकार कर लेता है। हालांकि पहले हाई कोर्ट में याचिका होनी चाहिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन डायरेक्ट लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दे रहे हैं। हालांकि जब केंद्र से कानून बन जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से कानून बन जाता है तो किसी का अधिकार नहीं रह जाता है, ना तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ना कोई हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है, न राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट जब जो है राज्यसभा और लोकसभा से कानून बन जाती है तो राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है। इसलिए राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है और राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। अगर वो कानून बना दे तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो है कोई उसमें नहीं रह जाता है, कोई इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप नहीं रह जाता है कि उस कानून को तोड़े, उस कानून के खिलाफ जाए। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।